जो हुआ है उसी का लेंगे अभी। कल कल यार मैं फिजिक्स की क्लास रखने वाला हूँ 2 घंटे। कल मैं फिजिक्स का काफ़ी क्लास में। चलो ये मैंने अभी लिख के नहीं भेजा है, मैं आज जरूर भेज दूंगा उसको लिख के। और लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है। हाँ भाई, सो ये डायपोल मोमेंट क्या चीज होती है भाई? देखिए, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि यहाँ से भी आएगा, डायपोल मोमेंट से भी। टॉपिक चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है, थोड़ा सा 2-3 टॉपिक के बाद ही मैं लास्ट में करवाता हूँ। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा हुआ आपका इस चैप्टर से, थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में है, बहुत डिटेल नहीं है रेजोनेंस यहाँ पर, बहुत माइनर सा रेजोनेंस है। तो 2-3 टॉपिक छोटे मोटे बचे हुए हैं, बाकी सारा कुछ हो गया इस चैप्टर से। मेजर चीजें सारी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। सो एक आध क्लास मतलब आज और मोस्ट प्रोबेबली बस नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। फिर अपना रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे एंड देन इन चैप्टर्स की ही जो 5 चैप्टर्स हैं इन्हीं की रिवीजन करेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं की रिवीजन करेंगे हम लोग पेपर से पहले, ठीक है। अक्षत गेट बंद कर लेना, रिवीजन में इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। हाँ, टेस्ट भी बताता हूँ, पर्दा और ढक दो। चलिए तो क्लास, अब सब बच्चे बोर्ड पर भाई देखिए भाई, डायपोल मोमेंट जो मैं टॉपिक आपको सिखाने वाला हूं ना, एक बात आपको क्लियर हो कि डायपोल मोमेंट से पहले आपको थोड़ा वेक्टर्स जरूर आता हो। ये बात कर रहा हूँ वेक्टर्स में फिजिक्स की। अब आप कहेंगे सर ये तो केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स का क्या रोल है? तो फिजिक्स का वेक्टर आना थोड़ा जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स का वेक्टर आता है तो ये ज्यादा रिलेटेबल लगेगा टॉपिक, और अगर वेक्टर्स नहीं आता है ना तो मुश्किलात आएगी यहाँ पर थोड़ा चैप्टर के अंदर। कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले से आने चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। लाइक एक आपको थोड़ा वेस्पर थ्योरी आना चाहिए कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चलो ये नहीं भी आता होगा तो मैं मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर समझा दूंगा। वेस्पर थ्योरी आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आप लोगों को वेक्टर्स भी आना चाहिए। ये 3 चीजों को जोड़ तोड़ के कुछ समझाऊंगा मैं आप लोगों को, तब जाके डायपोल मोमेंट समझ में आएगा। जनरल बच्चों को, जिन बच्चों ने ज्यादातर ये क्लासेस शुरू से ली है, उनको डेफिनेटली पता होगा वेस्पर थ्योरी। मैंने आपको ज्योमेट्रीज के बारे में बताया था, लीनियर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 4 बॉन्ड है तो याद आ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही, कोई एटम ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। और वेक्टर्स का भैया कंसेप्ट आपको बहुत डीप कंसेप्ट है, मतलब ऑलरेडी मैं फिजिक्स के अंदर आप लोगों को समझा चुका हूँ कि क्या होता है। अब चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपको अगर लगे कि ये सब आता है बहुत ठीक से तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और नहीं आता होगा ना थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी बच्चों। जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, पुराना चैप्टर ही चल रहा है और पुरानी चीज आपको नहीं आती है, सो प्रॉब्लम तो रहेगी भाई, ठीक है। चलो, अब डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान देना, HF मॉलिक्यूल है। अब HF के बीच में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बॉन्ड कैसा है, तो मान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कैसे? इस तरीके से, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 9। 9 का मतलब होता है 2,7। हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन। आप जरा बताएंगे फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1। और हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? 1, क्योंकि पहली शेल पूरी करने के लिए 2 चाहिए होते हैं और दूसरी को पूरा करने के लिए 2,8 वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो फ्लोरीन कहता है यार मुझसे शेयरिंग कर ले, अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, यही तो होगा। और हाइड्रोजन कहेगा कि मेरे पास भी 1 है, तो 1 तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन मुझे भी शेयरिंग के लिए दे दे। ये शेयरिंग कैसी होती है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको नहीं पता हुआ ऐसे समझ लीजिए बस कि हाइड्रोजन का एटम ना फ्लोरीन के एटम से ओवरलैप कर जाता है, और फ्लोरीन को क्योंकि आउटर शेल में 7 ही 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ओवरलैप हो जाने की वजह से अब से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ना यही ना घूम के उसके पास भी घूमता है। तो बोलो फ्लोरीन के कितने हो जाएंगे? बोलो 8 हो जाएंगे। क्लियर है? वंश नहीं है वाली बात समझ में? मैंने बोला कि इस फ्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैसे 2,7 है, लेकिन एक और चाहिए क्योंकि आप जाते हैं कंफिगरेशन स्टेबल होगा 2,8 पे, नियोन वाला कंफिगरेशन। और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये
दोनों अपने एटम्स को ऐसे ओवरलैप कर लेते हैं ताकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा सके। इसमें जा सकेंगे तो बोलो उसके कितने हो जाएंगे 2,8, और बदले में उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमता है तो इसके भी कितने हो जाएंगे बोलो, एक तो ऑलरेडी है, 2 हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि परमानेंटली वहां जाता है, ये पूरा ऐसे से घूमता है, इसके बाद भी रहता है उसके बाद भी जाता है, इससे उसको भी स्टेबिलिटी रहती है और इसको भी स्टेबिलिटी रहती है। कुछ शेयरिंग मैंने ऐसा करके पढ़ाया था, कोवेलेंट बॉन्ड था, बहुत बेसिक तौर पे आपको 10th क्लास में बताया गया होगा। तो मैं ये कहता हूं बच्चों कि जो HF का बॉन्ड बना वो तो ऐसा बना, ध्यान देना, वो तो ऐसा बना। अब आप मुझे बताइए इस HF में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये शेयरिंग हो रही है इनके बीच में कि ये इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, जिससे इसके भी 2 रहेंगे, एक तो खुद का और एक उसका यहाँ पर आ सकता है, 2 रहेंगे पूरे, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है तो उसके कितने रहेंगे 8। अब आप कहेंगे सर उसके बाकी इलेक्ट्रॉन तो दिखा नहीं रहा, दिखाने जरूरी नहीं होते, हम बस बॉन्ड को दिखा रहे हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझिएगा जरा। जब भी 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो शेयरिंग के दौरान ना इलेक्ट्रॉन आना जाना कर रहे हैं दोनों एटम्स में, है ना, जैसे 2 पर्सन को शेयर कर रहे हैं, किताब शेयर कर रहे हैं, तो कभी इसके पास कभी उसके पास शेयरिंग चल रही है। लेकिन इन दोनों एटम में से ना एक एटम की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, और दूसरे की बोलो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। पीरियोडिक टेबल के जरिए ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो चीजें लेफ्ट साइड पे हैं, याद करो ना, लेफ्ट साइड पे सोडियम, मैग्नीशियम, और राइट साइड पे आते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, यही सब तो होते हैं। तो आपने राइट साइड वाले देखे होंगे, जनरली ना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हमेशा इनके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सबको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की, और ये जनरली इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। याद करो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 मींस ये वाले जो एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जो एटम्स होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, एंड इनकी टेंडेंसी हमेशा बोलो क्या होती है, गेन करने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सबको किसी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए देना है, या मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेना ही है, तो सबकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, क्षमता है, वो बोलो क्या है, अलग अलग है। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयर हो रहा होता है ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे जो खिंचाव है, जो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, वो किसकी ज्यादा होती है बोलो, फ्लोरीन की। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो अपना ज्यादा समय कहां बिताते हैं बोलो, फ्लोरीन के पास। मैंने शेयरिंग का ना कुछ आपको एक बार मोशन समझाया था कि मान लो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ना, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये मूवमेंट को जरा ध्यान से देखना आप लोग, ये मूवमेंट ऐसे नहीं होती, मूवमेंट एक्चुअली में ऐसे होती है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको, फ्लोरीन के पास जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा देर के लिए रुकते हैं और हाइड्रोजन के पास से एकदम से निकल जाते हैं, फिर फ्लोरीन के पास ज्यादा देर रुकते हैं, फिर हाइड्रोजन के पास से एकदम निकल जाते हैं। इसका मतलब शेयरिंग तो चल रही है, बट कहीं ना कहीं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अधिकार कौन बनाए बैठा हुआ है, ज्यादा अट्रैक्शन कौन बनाया हुआ है, फ्लोरीन, और कौन कम है बोलो, हाइड्रोजन। ऐसी 2 आदमियों में शेयरिंग चल रहा है किताबों का, लेकिन दूसरा आदमी ज्यादा ताकतवर है तो किताबों को ज्यादा अपने पास रखता है, एक दिन अपने पास रखता है, आधा दिन उसको देता है, फिर एक दिन अपने पास रखता है, तो कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। और जिन बच्चों ने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है ना, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक पढ़ा हमने। सो जब भी कोई 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में जा रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक एटम की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी दूसरे से बोलो क्या हो, ज्यादा। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोंट वरी गाइस, छोटा छोटा टॉपिक जो बीच में आएगा मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। ये क्या होता है बोलो, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक एटम की टेंडेंसी होती है जिससे वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब कोई ज्यादा टेंडेंसी से खींचता है और कोई कम टेंडेंसी से ना, मेरे पास दो लोग शेयर कर रहे हैं कुछ, लेकिन मैं ज्यादा टेंडेंसी से चीजों को खींच रहा हूं और वो कम टेंडेंसी से खींच पा रहा है। अच्छा, इससे होगा क्या, कौन बच्चा बताएगा इससे क्या होता था? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता था तो इससे क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स वहां ज्यादा समय बिता रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाली साइड हमेशा पार्शियल नेगेटिव रहेगी और ये वाली बोलो क्या रहेगी? अब ये पार्शियल क्यों होता है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का परमानेंटली उसके पास नहीं गया। दिमाग लगाइएगा यार, बहुत सिंपल चीजें बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बदले में 9 ही प्रोटॉन होते हैं, जितना प्लस होता है न्यूक्लियस में उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर वो परमानेंटली ले ले, अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन वो परमानेंटली ले ले तो उसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने बोलो? 9 ही। प्रोटॉन तो 9 ही है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो फ्लोरीन के ऊपर आप लोग कैसे चार्ज मानते हो फिर? माइनस का।
अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? और हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो भैया उसके पास से प्रोटॉन बचेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? प्लस का। लेकिन यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आना जाना दोनों में कर रहे होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय कहां बिता रहे हैं? फ्लोरीन के पास, और कम समय कहां पर बोलो? हाइड्रोजन के पास। जिस कारण से फ्लोरीन वाला साइड जो है ना वो पार्शियली नेगेटिव क्रिएट कर लेगा अपने ऊपर, मतलब कि प्रॉपर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए वो कैसा चार्ज अपने पर रखता है बोलो? नेगेटिव का, बिकॉज ये वाले शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय अपना कहां बिता रहे हैं? फ्लोरीन पे। और कम कहां बिता रहे बोलो? हाइड्रोजन पे, जिसके कारण हाइड्रोजन कैसे चार्ज एक्वायर कर लेगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों करेगा? अरे बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और बोलो एक क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन भी अब ज्यादा समय कहां बिता रहा है? फ्लोरीन के पास, तो इसके पास उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो अब आप कहेंगे सर ये सब तो पहले पढ़ा हुआ, डायपोल मोमेंट क्या आ गया सर? बच्चों ये जो शिफ्टिंग होती है ना, ये जो शिफ्टिंग होती है, इस शिफ्टिंग के ही एक्सटेंट को, कितना इलेक्ट्रॉन्स वहां पर शिफ्ट हो रहा है, इसी को किसी एक मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं बोलो? डायपोल। इसी को बुलाते हैं डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट टॉपिक ना, एक्चुअली बताऊं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक कम है, फिजिक्स का टॉपिक थोड़ा ज्यादा है। 12th क्लास में जाते ही आप ये टॉपिक पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जब भी दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं, तो इधर एक डायपोल मोमेंट होती है, मतलब डायपोल्स की मूवमेंट हुई है। डायपोल्स मतलब क्या? दो पोल्स, एक प्लस और एक माइनस, तो उसकी वजह से वहां पर एक मोमेंट क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अब ये ज्यादा डिटेल में डायपोल मोमेंट आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना किस एस्पेक्ट में है? केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में। केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में सिर्फ इतना पढ़ना है, जो शिफ्टिंग हुआ है ना इलेक्ट्रॉन्स का, जो क्या हुआ बोलो? शिफ्टिंग। इसी शिफ्टिंग को बोलो हम क्या बोल रहे हैं? डायपोल्स की मूवमेंट। अब इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। मुझे तुम बताओ, यहां पर कुछ शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? पहले सब बच्चे बताओ भाई, क्यों हुआ? सब बच्चे मुझे बताओ। क्योंकि सर फ्लोरीन हाइड्रोजन से बोलो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसका ज्यादा खिंचाव किस तरफ का बोलो? फ्लोरीन की तरफ को है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स का एक शिफ्टिंग चल रहा है लेफ्ट की तरफ, और हम ये कह सकते हैं सर यहां पर कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है। डोंट वरी, मैं 3 से 4 केस कराऊंगा, आपको बस समझ में आने लग जाएगा सर कहने का चाह रहे हैं। चलो एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मैं। बच्चों मेरे पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2। BeCl2 गाइस, इसी के बाद तुम्हें क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी। ये बेरिलियम है और यहां पर ये क्लोरीन है और यहां पर ये क्लोरीन है। बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बेरिलियम या क्लोरीन? क्लोरीन। अच्छा, जिन बच्चों को लगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन मुझे तो याद नहीं है कैसे होती क्या नहीं होती, बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो जितना राइट में है ना, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता रखता है एज कंपेयर टू जो जितना लेफ्ट में। मतलब कि फ्लोरीन ज्यादा क्षमता रखता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज्यादा क्षमता रखता है बोलो किससे? नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। समझ के रखना, अगर कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हुआ ना, ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींच के रखेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। समझना मेरी बात? नहीं आ रही बात समझ? लेकिन अगर नाइट्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में क्या होता है? नाइट्रोजन खींच के रखेगा। मतलब कहीं पर ऐसा हो सकता है बच्चों, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कवर हो रहा है, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसमें ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो अपने आप को पार्शियल नेगेटिव बना लिया, इसको बोलो क्या बना दिया? पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन वही नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अपने आप को बना लेगा नेगेटिव और कार्बन को क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि नाइट्रोजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, इट डिपेंडिंग कि उसने शेयरिंग किससे करी है। अरे दो लोगों में ये ताकतवर है, अब इससे भी तो ताकतवर कोई और हो सकता है ना भाई। तो अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इसने अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ तीसरा कोई जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो ये भी खींच सकता है इससे। तो ये डिपेंडिंग कि दो एटम के बीच में बोलो क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। कुल मिला के मैं अब आपको जो लाइन बोलूंगा ना, इसको अच्छे से समझना, जो मैं अब बोलूंगा अब तक की सारी क्लास में समझी है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें दो एटम्स बॉन्ड बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होता है दोनों एटम्स के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं एक एटम दूसरे एटम के मुकाबले ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। इस कारण से वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, जिस कारण से वो वाला एटम कैसा चार्ज हो जाता है बोलो? पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा वाला कैसा हो जाता है? पार्शियल। इसी शिफ्टिंग को बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? डायपोल। को प्रॉब्लम है इसमें? लक्ष्य नहीं है बात समझ में? जिन्होंने अटेंड करा हुआ उनको भी ये बच्चों बात समझ में आनी चाहिए, जिन्होंने नहीं करा हुआ ना अब तक चैप्टर अटेंड, उनको भी ये बात समझ में कुछ कुछ तो आ जानी चाहिए। 70-80% तक बात अप्रोचेबल होनी चाहिए, क्लियर हो रहा है। लेकिन जिन्होंने करा हुआ भाई उनको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ BeCl2 के अंदर क्लोरीन बेरिलियम से बोलो क्या है ज्यादा? तो मुझे तुम ये बताओ, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा यहां से इलेक्ट्रॉन? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ क्लोरीन किस तरह का चार्ज हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये वाला जो क्लोरीन अगर इधर की तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव, और ये बोलो क्या? तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझता हूं यहां पर आके कि सर यहां पर ये वाला क्लोरीन इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, जितनी ताकत से वो खींचेगा उतनी ताकत से ये भी खींचेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन ने वहां खींचा, इस क्लोरीन ने यहां खींचा। अब वेक्टर्स का जिनको नॉलेज है,
आप मुझे बताइए डायपोल मोमेंट यहां पर कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा? अगर किसी ने यहां की तरफ किसी चीज पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और किसी ने यहां भी 10 न्यूटन का लगा दिया तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया ना बच्चों, समझो मेरी बात को। इसी बात को तो समझना है इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक इसीलिए तो यहां पर आके इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं एचएफ के केस में फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और खींचा तो कुछ शिफ्टिंग हो गया, बट यहां कुछ भी नेट शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि सर बेरिलियम के दोनों तरफ कौन लगा हुआ बोलो? क्लोरीन। जितना टेंडेंसी से ये खींचेगा उतना टेंडेंसी से, है ना, इस तरफ जितना मैं खींचूंगा उतना दूसरा उतना ताकतवर इंसान खड़ा हुआ वो उतना खींचेगा, तो चीज कहीं नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीच में कोई चीज है, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, बीच में कोई चीज है और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ताकत दोनों की बिल्कुल क्या है बोलो? बराबर। तो किसी भी तरफ शिफ्टिंग नहीं होगी। ऐसे में कहते हैं कि जो नेट डायपोल मोमेंट होता है, नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है भाई? बोलो बोलो कितना होता है? जीरो। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, ये म्यू सिंबल है, जीरो होता है, ध्यान रखना। तो BeCl2 का नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। बट HF का नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इसका कितना होता है भाई? इसका नॉट इक्वल टू जीरो है। अब आप कहीं सही लिखना जरूरी है। देखो भाई, किसी को मेजर नहीं करना कि 10 है या 5 है या 20 है, कितना मैग्नीट्यूड है, ये मेजर नहीं करना। सिर्फ ये चेक करना होता है कि जीरो है या नहीं है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है नेट या शिफ्टिंग नहीं हो रहा, बस इतना ही चेक करना होता है। तो इसमें तो नेट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी और इसमें नेट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग क्यों नहीं होगी? सोचो ना, इसमें सर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रही है, उसमें एक तरफ से भी खींच रही है, दूसरी तरफ से खींच रही है, बिल्कुल अपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इतना वेक्टर सबको आता है, अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं तो वो एक दूसरे को बोलो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। प्रिंस नहीं है ये बात समझ में? ईजी है बिल्कुल यार, कुछ इसमें अभी तक कोई दम नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आप सब बताना इस मॉलिक्यूल का क्या सीन है? CO2। CO2 कैसा बनेगा भाई? जिन बच्चों को लगे कि CO2 सर मुझे तो पता नहीं कैसा बनेगा, आपको इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद है ना? कैसे करते हैं? हाफ कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन इज द डाइवैलेंट एटम, 0। 2 4/2 कितना आएगा? 2। 2 मतलब बोलो कैसा? अरे सिखाया कि नहीं सिखाया? लीनियर का मतलब एक इधर आएगा ऑक्सीजन, एक इधर आएगा। और ऑक्सीजन आपको पता है कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। मैंने सिखाया था हाइड्रोजन सिंगल बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बनाएगा। डोंट वरी, सिंपल स्ट्रक्चर है यार CO2 का। अब बताइए इसकी डायपोल मोमेंट कुछ होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि सर ऑक्सीजन कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खिंचवाएगा और ये वाला ऑक्सीजन इधर खिंचवाएगा, जिस कारण से दोनों की नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो व्हाई BeCl2 हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ जीरो, व्हाई CO2 मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ जीरो, व्हाई HF मॉलिक्यूल इज नॉट अ डायपोल मोमेंट ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही है बच्चों, यही करना। और यहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आएगा सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। क्लियर होता है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ, और 1 मिनट बोर्ड पर तसल्ली से देख लो, देख लो एक बार। किसी को कोई समस्या लगे तो बोलो। आएंगे अभी H2 आएंगे, H2 पे भी आएंगे, NH3 पे भी आएंगे। नहीं, H2O कैसा होता है? शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो वो कैंसिल नहीं करते हैं, उनके 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, करेंगे, चिंता मत करो, भी करेंगे। मुझे तुम बस ये बताओ क्लास यहां तक की बात क्लियर है? देख लो एक बार तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, आप लोग देख लीजिए पहले। नितिन कुछ डाउट है? और जितने बच्चे बैठे हैं बाद में आए बच्चों, पिछला कवर करो। देखो कितनी बार चीजें हमारे को परेशान करने आती है ना, बीच में वैस्पर थ्योरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर्स, ये सब आएगा। हमने पहले करा है, उसके बाद ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसा आ गया कि टॉपिक आपने आज तक पढ़ा नहीं था और वो दे दिया हमने। इस सब आपको पढ़ाया गया तब ये आपका आ रहा है। थोड़े से आप बैचेस में लेट आए हैं तो आपका काम ये रहता है कि आपको ये धीरे धीरे वीडियो से कवर कर लेने और होने चाहिए सब तक कवर। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको कवर करना होता है वो होता है मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि उस चैप्टर में सारा वेक्टर्स का मुद्दा है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स है, सब कुछ उसी में था मेन। तो वो चैप्टर सबसे पहले करना जरूरी होता है। केमिस्ट्री में वो चैप्टर सबसे पहले करना जरूरी, तो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, ये सारे रूल सिखाए जाते हैं। तो दोनों में एक बड़े जरूरी चैप्टर्स हैं आपके, वो करने सारे ही वैसे करवाऊंगा पेपर से पहले। कब किसका पेपर सबसे नजदीक है? 17 तारीख को है ना, मैं उससे पहले करवा दूंगा। मैं थोड़ा सा देखिए चल रहा हूँ कि ग्रेविटेशन तक हमें करना है, तो जितना जल्दी हम कर सकें कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक ख़त्म करें चीज़ों को। मैं इसीलिए कल आप लोगों की फिजिक्स की 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ, कल 2 घंटे के लिए आना फिजिक्स के लिए, ठीक है? बीच में ब्रेक दे दूंगा 5-10 मिनट का, ठीक है? सवा घंटा होते के साथ ही 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। लंच करना हो लंच करना। 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते तुम लोग? हम डेली 4 घंटे लगातार पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ सकते 2 घंटे लगातार?
5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ सकते हैं लगातार। वैसे आप लोगों को अभी आदत नहीं है कि आप लोगों को 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने की आदत सी हो चुकी है? नहीं, अभी आपका ही फायदा है, जितना ज्यादा कर लोगे उतना बेटर है। सितंबर के बाद थोड़ा सा हल्का कर देंगे, क्या दिक्कत है, उसके बाद थोड़ा इतनी ज्यादा क्लास नहीं देंगे। चलो 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 बोर्ड पे देखो, ये 11th में रहता है बच्चों फर्स्ट टर्म का प्रेशर जो है ना, कि फर्स्ट टर्म में ना सिलेबस इतना ज्यादा आता है ना, पूरा नहीं हो पाता, किसी भी तरीके से करने की कोशिश करें सब कुछ नहीं करा पाते हम टीचर्स लोग भी, कितना भी करा लें इतना सारा कंटेंट है ना कि हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, फिजिक्स की एक बुक मैंने मंगा ली है आप लोगों की, जो मैंने बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा, तो वो बुक आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा परचेज कर लो, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पूरा देख लिया उसको अच्छे से। कल आता हूँ, सुबह ले आता हूँ, दिखाता हूँ, फिजिकल मोड पे आ चुकी है मेरे पास। चलो, ये सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है? चलो अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। अब जो अगला मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट्स अ BF3 मॉलिक्यूल। इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा भाई, ये आएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज BF3 मॉलिक्यूल। अब आप लोग मुझे सब बच्चे बताएं, क्लास BF3 वैसे कौन सी ज्योमेट्री एक्वायर करेगा? ट्राइगोनल प्लानर। बच्चों 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री ही ऐसी होती है। जिन बच्चों ने वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ ना बच्चों, आप लोग बस इतना ध्यान रखें, आप लोग बस इतना मान लीजिए कि 3 बॉन्ड ऐसे ही बनते हैं स्पेस में, मतलब 120 120 120 डिग्री का एंगल बनता है, 120 120 120 360 पूरा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब यहां पर वेक्टर का इस्तेमाल है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन बच्चों को समझ में आएगा जिनको वेक्टर बिल्कुल नहीं आता, और जिनको वेक्टर आता है उनके लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये। अब BF3 मॉलिक्यूल है, तो एक बोरॉन फ्लोरीन ये रहा, बोरॉन फ्लोरीन ये रहा, बोरॉन फ्लोरीन ये रहा, ऐसे 120 डिग्री पे। अब तुम सब बच्चे मुझे बस ये बताओ, अगर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ बनेगी, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ बनेगी, और एक बनेगी इस तरफ। अब क्या लगता है, एक उधर एक इधर और एक इधर, कैंसिल्ड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो गाइज इन दोनों का रिजल्ट कहीं ना कहीं यहां बनेगा, बना के देख लेते कैसे। आप लोगों को 2-3 तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप उसको रिकमेंड कर लीजिएगा। एक तो आपका इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, जो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोलो, 120 डिग्री। कहीं ना कहीं मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। गाइज याद करें, जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस में 2AB cos थीटा। बच्चों ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई चीज इधर काम कर रही है ए वेक्टर, और कोई चीज इधर काम कर रही है, और उनके बीच में थीटा एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट कहां जाएगा? जैसे कि कोई चीज इधर लग रही है, कोई चीज इधर लग रही है, जैसे मैंने बोला भी था एग्जांपल, जैसे कि वो पैराशूट वाला एग्जांपल था ना, कि पैराशूट पे हवा चल रही है इस तरफ, लेकिन पैराशूट जाना चाहता है ऊपर, लेकिन पैराशूट कहां जाता है, ना तो ऐसे जाता है ना ऐसे जाता है, बीच में जाता है, तो वो रिजल्टेंट होता है। वो ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा इस चीज की। अगर कोई वेक्टर ए है और बी है और एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो मुझे बताइए, अगर ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, इन वेक्टर्स को नाम देते हैं FFF, है ना, फ्लोरीन है, वैसे मैं F नाम दे रहा हूं तरीके से। तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा सब बच्चे, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलो कितना आएगा, F², अरे बच्चों A² प्लस A² प्लस में बोलो क्या, सॉरी यार, A² प्लस B² प्लस में क्या, 2AB। अब मान लो कि ये सारे के सारे जो, मतलब F तो यार फ्लोरीन और फोर्स में कंफ्यूज मत होना यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फ्लोरीन और फोर्स में कंफ्यूज मत होना, हो जाओगे तुम लोग। तो मैं इसको A, इसको भी A और इसको भी A। Why we name them all as A? क्योंकि सर जितना स्ट्रेंथ से ये डायपोल मोमेंट खींचेगा उतने से ही खींचेगा, उतने से ही खींचेगा, बिकॉज तीनों एंड पे क्या लगा हुआ बोलो, फ्लोरीन। तो जितनी डायपोल मोमेंट इस तरफ उतनी इधर और उतनी इधर, बोला एग्री करते हो नहीं करते? अब जब कुछ फोर्स यहाँ लगा, कुछ फोर्स यहाँ लगा, कुछ फोर्स यहाँ लगा, बराबर लगा, तो मैंने इसको भी A नाम दे दिया, इसको भी A नाम और इसको भी A नाम। अब इन दो A का रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो इन दो A का रिजल्टेंट बनेगा बच्चों, क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, तो बोलो क्या आएगा बच्चों, 2A² cos 120। अब जिन बच्चों को cos 120 याद है, अब ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे भैया, इसलिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता था इसके अंदर। तो cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो बोलो कितना आएगा सब बच्चे, 2A², 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का A² विच इज इक्वल टू A², द रिजल्टेंट इज A, द रिजल्टेंट इज, मतलब कि A और A का रिजल्टेंट भी कितना है बोलो, A। आपको कि सर A और A मिलके तो 2A होना चाहिए, बच्चों को सिर्फ तब होता है जब A और A बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होता तो 2A होता। अगर A और A अपोजिट हो जाता है तो 0 भी तो होता है A और A मिलके। लेकिन अगर A और A अगर 120 डिग्री पे एक्ट कर जाएं एक दूसरे के साथ, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना आता है बोलो, A आता है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई नेकलेस अगर आप अपने आपके हाथ में, एक चेन आपके हाथ में है, तो आपने इधर भी कुछ फोर्स लगाया और इधर भी कुछ फोर्स लगाया, तो उस पर नेट फोर्स कहां लगेगा, बिल्कुल बीच में। वो कहां की तरफ जाएगा बोलो,
अरे वो नेकलेस कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, चेन ऊपर की तरफ जाएगी, फोर्स ऐसे लगाया, दोनों एंड से फोर्स लगाया, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर आपने 10 न्यूटन इधर लगाया, 10 न्यूटन इधर लगाया, तो नेट 10 से ही मूव करेगा, 20 से मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने दो वेक्टर्स जब 120 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट निकाल के देखा, बोलो कितना आता है, बोलो ए आता है। तो इस ए और इस ए का रिजल्टेंट बोलो कितना आएगा, ए, और वो भी किधर आएगा, बोलो बिल्कुल बीचों बीच। तो इधर ऑलरेडी ए है, इधर ऑलरेडी ए है, और इस ए और ए का रिजल्टेंट बोलो क्या बन गया, ए। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया बोलो। तो ध्यान रखना, ये जो BF3 मॉलिक्यूल देखने में लगता है कि डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा ना, ये भी जीरो होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे जीरो है, पिछले वालों में समझ में आता है सर CO2 में आमने सामने कैंसिल हो गए, सर इसमें समझ में आता है BeCO2 में आमने सामने कैंसिल हो गए, सर इसमें समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चों, इसमें क्या होता है ना, इन दोनों का जो नेट रिजल्ट बनता है वो बिल्कुल बीच में बन जाता है। और कितना बनता है, जैसे कि मान लो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो इस 10 और 10 का मिलकर 20 नहीं बनता, क्योंकि 20 तभी बनता है जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। अपोजिट में होते 10 और 10 जीरो भी तो जाते हैं दिमाग। तो ये 10 और 10 मिलकर नेट कितना बना पाते हैं, 10। इसका कुछ कैलकुलेशन है जो वेक्टर्स में सिखाया जाता है बच्चों। तो यहां पर अगर एंगल इतना रहेगा तो नेट फोर्स कितना बनेगा, ए ही बनेगा, अगर ए और ए है तो। अगर ये समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया सो एक और तरीका होता है जिसको मैं रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट बोलता हूं। जिन बच्चों को लगे कि सर ये वाला मुझे मुश्किल लगा, तो भैया दूसरा हथियार भी हमारे पास है। सीखा है रिजॉल्विंग? जरा बताओ रिजॉल्विंग में इसको कैसे करोगे आप लोग। ये भैया वही समझ रहे हैं, इनको आता है, नहीं तो नहीं आता छोड़ दीजिएगा इसको। ये ए है, और ये बच्चों ये ए है, ये ए है, ये ए है। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ, अगर मेरे को रिजॉल्व करना हो, इन दोनों को रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व उन वेक्टर्स को करते हैं जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होते। जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उनको रिजॉल्व करने की नीड। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं ये लाइन ऐसे खींचूं तो ये एंगल कितना बनेगा बोलो जरा, 60। अरे यार 120 डिग्री है ना, तो ये बनेगा 60। इधर खुशी, अगर ये मैं इधर से बीच से एक लाइन खींचूं तो कितना एंगल बनेगा बोलो, 60। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये 60 बनेगा तो इस ए का इधर एक कंपोनेंट आएगा, बोलो क्या, सब बच्चे बोलो कितना आएगा, ए cos 60, ऊपर बोलो कितना आएगा, ए sin 60। अरे यार समझ नहीं आ रहा। इस ए का बताओ जरा, इस ए का जो ये वाला ए दिया हुआ है, ये वाला ए, इसका एंगल वाली साइड पे कितना जाएगा, ए cos 60, और बिल्कुल अपनी परपेंडिकुलर लाइन पे कितना आएगा, ए sin 60। अब तुम मुझे बताओ, तो रिजॉल्व कर लिया तुमने, इन दोनों को भूल जाओ, रिजॉल्व कर लिया तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब a sin 60 से a sin 60 कैंसिल, और मुझे बताओ a cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है बोलो, अरे cos 60 कितना होता है शौर्य, 1/2। तो ये बन गया a/2 जमा a/2, a/2 कितना होगा a। तो ये नेट इन दोनों का सम हो गया a, उधर भी बोलो कितना है a, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। जिसको रिजॉल्विंग आता है वो इसको ऐसे खिल जाएगा। नहीं है बात समझिए, तो सिंपल सा है गाइस। ये जो मॉलिक्यूल्स बता रहा हूं ना, यही आते हैं एग्जाम के अंदर। BF3 आएगा, BeCl2 आएगा, CO2 आएगा, HF आएगा। इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे BF3 का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, जो मैंने आज तक डायपोल मोमेंट के सेक्शन से सबसे ज्यादा आता हुआ देखा है। अगर सबसे ज्यादा संभावना इस चैप्टर, इस वाले टॉपिक से किसी क्वेश्चन के आने की, तो वो ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा संभावना मैं यही रिपीटेड ईयर्स में देखता हूं। आउट ऑफ NH3 and NF3, which molecule has a higher dipole moment and why? बच्चों प्लीज श्योर नहीं भाई। अच्छा, NH3 में 3 बॉन्ड, मतलब ज्योमेट्री ट्रायगोनल, प्लानर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। आओ भाई सब बच्चे, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। अब कुछ बच्चे फंसेंगे जिनको वेस्पर थ्योरी नहीं आता। NH3 जो मॉलिक्यूल होता है गाइस, देखो आपको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,5। पंच देखो मत, यहां पर देखो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,5। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से बॉन्ड कितने बना रहा है, बस 3 ही बॉन्ड बनाए उसने, 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज करे, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया है। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बोलो क्या है, लोन पेयर। इसको लोन पेयर बोलते हैं। आप लोग वेस्पर थ्योरी की वीडियोस देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा बस ये याद करिए। लेकिन जिन बच्चों ने सीखा हुआ, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए NH3 कैसे बनेगा। सब बच्चे बताना भाई, 3 तो ऐसे आएंगे और एक बोलो क्या आएगा, सही है, नहीं आया। और अगर वेस्पर थ्योरी करने के बाद भी नहीं आता ना भाई ये, तो फिर तुम बर्बाद होने वाले हो भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। दिस इज योर NH3, दिस इज योर NF3। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है, और लगे तो इंडेक्स नंबर से निकाल के देख लो, आपकी चॉइस है। चलो अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में। दोनों में से पूछा गया किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसकी डायपोल मोमेंट। चलो क्या लगता है पहले वाले केस में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन ज्यादा राइट में है और हाइड्रोजन थोड़ा पीछे।
सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। खुशी, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी तरफ खींचेगा यहां से, ये खींचेगा अपनी तरफ यहां से, और ये खींचेगा अपनी तरफ यहां से। सही है। अच्छा, ये पहला केस है जिसमें लोन पेयर भी है ना। अब तक किसी भी केस में लोन पेयर, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ डायपोल मोमेंट लोन पेयर की वजह से बनता है, और ये बहुत जरूरी है, ढंग से सुनिएगा, समझ में तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप जरा मुझे बताओ शौर्यधर, डायपोल मोमेंट कहां से कहां की तरफ होती है? शुरू से करा रहा हूं एक केस। सर पॉजिटिव वाली साइड से किसकी तरफ होती है? जहां भी एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव होती है थोड़ी सी, तो वहां पर क्या हो रहा था, एक शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप मुझे बताओ, जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर में मैं इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऐसे बनाए थे ताकि थोड़ा सा सही सा लगे ऐसे। लोन पेयर में भी आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रल एटम से ऊपर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर तो पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जहां पर अच्छी खासी नेगेटिव डेंसिटी होगी। और जो सेंट्रल होता है किसी भी एटम का, वो बेसिकली किससे भरा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन से एक तरीके से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सेंटर पे तौर पे हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, और बाहर लोन पेयर वाला साइड क्या मान सकते हैं, बोलो नेगेटिव। तो लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मूवमेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मूवमेंट होती है ना, खुद की जो डायपोल मूवमेंट होती है, वो हमेशा सेंटर से बोलो किसकी तरफ होती है, बोलो बाहर की तरफ होती है। सेंटर विल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द लोन पेयर विल एक्टिंग एज अ नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मूवमेंट हो कहां की तरफ होगी, हमेशा लोन पेयर की तरफ। अब आप समझने की कोशिश करना, तीन बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, डोंट वरी, तीन बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, जिसमें नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, और लोन पेयर ऑलरेडी ऑलरेडी इधर लोन पेयर ऑलरेडी ऐसे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब आप बताओ जरा, कुछ फोर्सेस ऐसे करे, शिफ्टिंग कैसे हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसने ऐसे, सब कुछ शिफ्टिंग किसी एक ही डायरेक्शन में होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहीं से आपको लग रहा है कि कैंसिल होने वाला मामला? आप मुझे बताओ, क्या डायपोल मोमेंट्स कैंसिल होने वाली है? नहीं सर, कैंसिल नहीं होंगी, सब कुछ मिल मिला के एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करते हैं, NF3 को भी देखते हैं। अब आप जरा मुझे बताओ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यार थोड़ी देर पहले मैंने कुछ सिखाया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सर फ्लोरीन ना नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब फ्लोरीन के बाद ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो वो जब इन दोनों में बॉन्ड बना हुआ तो ये खींचेगा अपनी तरफ, वो नहीं खींच सकता। बट नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से बना था तो नाइट्रोजन ने खींचा था। लक्षित नहीं आ रही बात समझ, यहाँ पर ध्यान दो। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन ने खींचा, बट नाइट्रोजन का फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन खींचेगा। हमदा नहीं आ रही बात समझ में? अब यहां पर भी बोलो क्या होगा, यहां पर भी ये खींचेगा और यहां पर भी ये खींचेगा। समझो समझो समझो, हो गया? अब लोन पेयर का बताना जरा, लोन पेयर का बताना जरा, लोन पेयर कहां की तरफ होगा बोलो? सर लोन पेयर तो हमेशा ज्यादा नेगेटिव होता है मेटल के मुकाबले, सेंट्रल एटम के मुकाबले, इस कारण से उसकी वजह से हमेशा ऊपर होगा। अब आप जरा बस इन दोनों डायग्राम्स को देख के बताओ, शिफ्टिंग जो चल रहा है ना पूरे मॉलिक्यूल में, इसमें तीन बॉन्ड का शिफ्टिंग ऐसे है और लोन पेयर का ऊपर है। इसमें कैसे है, लोन पेयर का ऊपर है, उसका नीचे की तरफ है। किस केस में नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा बनता नजर आ रहा है? सबको ये नजर आ रहा है? सुना नहीं आया नजर? किस केस में जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, वो नेट शेल ज्यादा बनेगी, ज्यादा शिफ्टिंग दिखेगी इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक ही डायरेक्शन में, इस केस में। और इस केस में बोलो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा कि तीनों मिलके इधर बना रहे हैं और लोन पेयर ऊपर बना रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो बोलो क्या हो जाएगी, कैंसिल। जीरो भले ही नहीं होगी, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा, देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट इन दिस केस एज वेल, बट जो डायपोल मोमेंट इस केस में बनने वाली है वो ज्यादा बनने वाली है। जो नेट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस केस में क्या होगा, ज्यादा, सिंस द डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑल थ्री NH bonds is in the same direction as that of the dipole moment due to the lone pair. But in this case, the dipole moment due to the all three NF bond is in the opposite direction to the dipole moment due to the lone pair. बस ये लिखना आप लोगों को। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ, प्रिंस नहीं आई बात समझ में? सो ये बेसिकली आप लोग बोलेंगे इन दोनों में से ज्यादा किसकी बोला वैसे। भाई ये इतनी मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है ना, आप देख लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपके फर्स्ट टर्म में हो सकता है बिल्कुल आपको 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, पूरा एज इट इज छापना है जैसे बोलूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझ में? तो लिख लो इसको, NH3 has a higher dipole moment as compared to NF3, since in NH3
एक बार सब बच्चे इसको थॉरली पढ़ो भाई, बिना बातें किए। मुश्किल लग रहा है क्या ये सब? बहुत आसान है, बता रहा हूँ तुम लोगों को, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है। बस पंगा ये, तुम साथ के साथ नहीं पढ़ते हो तो मुश्किल होती चली जाती चीजें। अब जिसको वेस्पर नहीं आता वो क्या समझेगा कि भैया क्या दिया हुआ है, और जिसको वेस्पर आता है उसको 100% पता है मैटर क्या बनाया सर ने। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है उसको पता है क्यों बना रहे सर एरोज। जिसको वेक्टर्स पता है उसको ये भी समझ में आ रहा है कि कैंसिल क्यों हो रहा है, किसी में जुड़ क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला था 3 चीजें जुड़ रही हैं यहाँ पर, वेस्पर थ्योरी, वेक्टर्स का नॉलेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों आती है तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, तीनों नहीं आती है तो कम समझ में आएगा, समझ में कुछ ना कुछ फिर भी आ गया होगा। ठीक है, काम तो बन जाएगा। इसलिए पिछला जितना जल्दी हो सके कवर करें। हालांकि अब जो है ना फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी ऐसे चैप्टर शुरू होने वाले हैं जिनका पिछले चैप्टर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब रेडॉक्स में कोई नाता नहीं है पिछले से, थर्मोडाइनमिक्स का कोई नाता नहीं है पिछले से। मतलब ये लास्ट वहां तक के चैप्टर थे जो पिछली चीजों को रिलेट करते हैं, अब नई ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। सेम इन द फिजिक्स, फ्रॉम द ग्रेविटेशन ऐसी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी जहां पर ये कुछ नहीं आता, आपका वेलोसिटी स्पीड स्पीड कुछ नहीं आएगा, सब उड़ जाएगा, सब अलग हो जाएगा वहां पर, वो सब अलग चीजें हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो चेंज तो होने वाला है, लेकिन ये भी तो देना ना, फर्स्ट टर्म भी तो, फर्स्ट टर्म भी तो अच्छा देने। डन, आगे बढ़ा जाए। अक्षर कुछ आया समझ में? मोटा मोटा कर लो, जिन बच्चों ने अभी जब सारा नहीं करा हुआ ना, इसको मोटा मोटा टॉपिक तो समझ लो कि क्या चीज मैंने बताई है बस। मोटा मोटा होता है कि क्वेश्चन आएगा तो ऊपर ऊपर से लिख देंगे कुछ ना कुछ। इससे पॉलीगन मेथड से सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं, उससे इक्वल एंगल्स है, बिल्कुल सही है। व्हेन देयर इक्वल एंगल्स बिटवीन 3 और 4 वेक्टर्स तो वो नेट जीरो ही बनता है, अगर इक्वल एंगल हो तो। लॉ ऑफ पॉलीगन यही है, कह सकते हैं। दिखा दोगे ऐसे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या पता केमिस्ट्री टीचर को लॉ ऑफ पॉलीगन याद ना हो, बहुत लंबे समय से फिजिक्स छोड़ रही हो सकता है ना। चलो सो गाइस देखो भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने तो एग्जाम में यही मॉलिक्यूल्स देखे हैं जो आपको आते हैं। सुन लो इधर, एग्जाम में यही मॉलिक्यूल्स आते हैं। वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, शुरू से जो कराए हैं, एक HF आता है आप लोगों को, एक BeCl2 पूछेगा, एक CO2 आपसे पूछेगा जो मैंने शुरू में करवाया था आप लोगों को, एक BF3 मॉलिक्यूल पूछेगा, एक NH3 पूछेगा आप लोगों से, और एक NF3। यही कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स है जिनका डिस्कशन डायपोल मोमेंट को लेके किया जाता है। H2O का पूछा था मुझसे थोड़ी देर पहले मैं तो मैं उसको ही बता देता हूँ, ठीक है ना। H2O डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H2O कर लो। इसके अलावा ना ज्यादा किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो बताया है वही आएगा, इनके अलावा नहीं आता। कोई भी ऐसे ही कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं दे देगा। बट मैं आपसे फिर भी एक बात कहता हूँ, अगर उसने रैंडमली कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, ज्योमेट्रीज तो आती है ना वेस्पर थ्योरी से, और फिर तुम्हें पता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाना है, एरोज अपना समझ जाना। एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद क्या खेल है। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मान लो देगा तो नहीं, लेकिन SO3 दे दिया, मैंने तुम्हें टेस्ट में दे दिया SO3। अब जिन बच्चों को पता है कि SO3 किस तरह का होता है, ये ट्राइगोनल प्लानर होता है। कहीं कैसे सर? देखो भाई, ये बच्चों को उनको समझ में नहीं आएगा जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास, कोई मोनोवैलेंट नहीं है। 6/2 कितना आएगा? 3। 3 में ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है। अब ट्राइगोनल प्लानर में आप बोलोगे सल्फर के साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन आप जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। हो गया? हो गया? अब तुम मुझे बताओ ना, ऑक्सीजन ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, फिर ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट कितना? 0। नहीं आया समझ में? 0। अरे क्या हो गया? तो ये बस बात ऐसी है कि 0 120 डिग्री हो गया ना वापस से, BF3 वाला केस हो गया ना। तो वैसे नहीं आने वाला है ये केस, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि तुम्हें मन में डाउट है कि सर कुछ और आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने तुम्हें ज्योमेट्री सिखा रखी है ना, हो जाएगा। नहीं आया ना? एक बहुत मुश्किल केस दूं तुम लोगों को, मतलब मुश्किल तो क्या है, तुम जिन बच्चों को पता होगा वो कर लेंगे। अगर मैं तुमसे PCl5 का पूछूं तो क्या बताओगे? बहुत बढ़िया। किसने बोला? प्रिंस ने बोला 0। ताली बजाओ लड़के के लिए, बहुत अच्छे। कैसे 0 है प्रिंस, एक्सप्लेन कर सकते हो?
बहुत अच्छे। देखो एकदम PCL 5 बोलते ही, देखो भाई मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ये नहीं आएंगे पेपर में, ये मैंने कभी नहीं देखे पेपर में आते हुए, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ बस आपको बात बताने के लिए। अगर PCL 5 मान लो पूछा गया, एनसीईआरटी में यहाँ तक बात है, मान लो कि आपको एंट्रेंस में दे दिया PCL 5 का डायपोल मोमेंट क्या होगा नेट, अब आपको सर 5 का सर ने बताया नहीं कुछ भी, तो 5 का यार ज्योमेट्री तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना, 5 की ज्योमेट्री ऐसी होती है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता, 3 तो लगते हैं ऐसे, देखो 3 बॉन्ड तो लगते हैं ऐसे, खुद सोच लेना, दिमाग तुम्हारा अपने आप काम कर जाएगा, 3 तो लगते हैं ऐसे, 90 नहीं 120 3 120 लगते हैं ऐसे करके, मतलब जैसे BF3 था, जैसे BF3 था, और एक लगता है ऊपर और एक लगता है, अब तुम दिमाग लगाओ, और ये तो अभी तक सेंटर ऑफ मास बैलेंस करके बैठा है, एक 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 जो है वो ऐसे है। अब आप मुझे बताओ ना सब बच्चे, अरे बच्चों प्लीज, क्लोरीन जो है फॉस्फोरस से ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला क्लोरीन जो है नीचे खींचेगा, तो ये एक इसके एक को बोलो क्या कर देगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल होगी। देखो भाई वेस्पर थ्योरी याद होनी चाहिए, 120 पे 3 बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर होता है एक कहां होता है, तो ये वाले क्लोरीन की डायपोल मोमेंट ऊपर, ये वाले क्लोरीन की डायपोल मोमेंट नीचे, कैंसिल्ड, खत्म। और इन 3 की तो कैसे कैंसिल होती है आपको पता ही है, ये क्लोरीन का इधर है और ये वाला इधर और ये वाला इधर 120 डिग्री पे है, जितना इसका 120 डिग्री पे तो बीच में भी उतना ही आएगा, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो इन तीनों को नेट कैंसिल हो जाना है, ऊपर नीचे इन दोनों का कैंसिल हो जाना है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा। नहीं आया बात समझ में? तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, वो जानते हैं कि 120 डिग्री पे होता है, ऐसे करके एक ट्रायंगल सा बनता है और एक ऊपर होता है और एक बोलो क्या होता है नीचे, तो सर इसका जो डायपोल मोमेंट है ना वो इसके डायपोल मोमेंट से बोलो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट बनेगा बीच वालों का, उसका रिजल्टेंट आप जानते हैं, इसका इधर और इसका इधर और इसका इधर है, तो इन दोनों का बिल्कुल ऐसे आएगा बीच में, है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, जो कि इसको क्या कर देगा बोलो, कैंसिल कर देगा, तो नेट क्या हो जाएगा बोलो, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो इसका भी डायपोल मोमेंट कितना आने वाला है बोलो, 0। कुछ कह रहे हैं 80% का 0 आता है, कुछ नहीं समझ में 0 करना है 80% केसेस के अंदर 0 ही आ रहा है, वैसे है ना, ज्यादातर केसेस में 0 आ रहा है, ऐसा रटना नहीं है, आप कोशिश समझने की कोशिश करें, टॉपिक में कोई दम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी वेक्टर्स का नॉलेज है, ये सब वेक्टर्स के ऊपर। अच्छा H2O की बात कर रहा था मयंक भाई, देखो भाई अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती जा रही चीजें, बिकॉज बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और वेस्पर थ्योरी में डीप जाके। अब H2O जो है ना कुछ भी नहीं है, H2O टेट्राहेड्रल होता है। कैसे होता है टेट्राहेड्रल भाई? भाई देखो जिन बच्चों को नहीं पता, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, 6, लेकिन 6 में से कितने बॉन्ड बने, बस 2, 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए बॉन्ड बनाने में, 2, कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब होता है 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर बोलो, तो तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो 2 तो हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर यहां पर है और एक लोन पेयर ऐसी तो होगा, अरे देखो ना टेट्राहेड्रल है कि नहीं, है कि नहीं? सो नहीं है, देखो ना बन रही टेट्राहेड्रल भाई, सब बच्चे देखो भाई, अब इसकी डायपोल मोमेंट हमें चेक करनी है, तो तुम मुझे सब बच्चे बताओ भाई, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इधर खींचा, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, और इस लोन पेयर ने इधर खींचा, 0 तो नहीं लग रही किसी भी एंगल से, क्यों नहीं लग रही बोलो? इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्ट यहां आ जाएगा और इन दोनों का भी जुड़ना ही कुछ ना कुछ, तो इन दोनों की नेट डायपोल मोमेंट उन दोनों की नेट रिजल्टेंट से जुड़ के कुछ ना कुछ उस तरफ पर शिफ्टिंग हो ही जाएगा। एग्री करते कि नहीं करते? तो बस इतना ही तो बताना होता है 0 है कि नहीं, तो इसकी 0, जनरली टेट्राहेड्रल केसेस में कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता। क्लियर हो रहा है? लेकिन आपको 12th क्लास में बताएंगे ऐसे एक मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनमें ऐसा कुछ पंगा होता है, वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। आप मुझे बताओ, वो ऐसा है कि जब 2 एटम अलग तरह के, 2 एटम अलग तरह के दे दे, फिर कुछ ना कुछ बात बन जाती है, तो वो भी नहीं करना डिस्कस, इतना डीप जाना ही नहीं है। आप मुझे बस ये बताओ क्लास प्लीज, इजी मुद्दे पे बात करते हैं जितना हमने, अरे ये काम हो गया, वापस आओ, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, मैं छुट्टी करेंगे। तो सभी बच्चे भाई आज हमने क्या टॉपिक करा है बोलो, डायपोल। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए जाते जाते, एक बात और सुन लीजिए, ये जो डायपोल मूवमेंट होता है तो सारा पढ़ लिया, तो थोड़ा सा मैं बता दूं 12th क्लास में आप लोग डायपोल मूवमेंट के बारे में क्या पढ़ोगे। जब भी 2 चार्जेस सेपरेट होते हैं, बोलो कैसे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच में कुछ दूरी होती है, तो डायपोल मूवमेंट जो होती है बच्चों प्लीज, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है कि चार्ज, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, इनटू में ले लो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, क्या ले लो बोलो? पता नहीं, कभी कभी स्कूल के टीचर्स ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बहुत रेयरली बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो हुआ है बहुत छोटे से उसमें पॉइंट में, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। किसी भी चीज की डायपोल मोमेंट ऐसे निकालेगी, दोनों में से जो भी चार्ज है कोई भी चार्ज ले लो। अब आपको सर कोई भी कैसे, अरे भाई एक बात सुनो, दोनों चार्जेस बराबर होते हैं, क्लास एक बार बोर्ड पे सब बच्चे, एचएफ में पहले न्यूट्रल था,
अरे अगर इसने 50 की डेंसिटी खींची तो -50 ये हुआ, तो वो कितना हो गया +50। जितना ये खींचेगा उतना ही तो वहां पर क्या होगा, कम। अगर मैंने आपको मान लीजिए 100 रुपए दिए तो आपके पास 100 बढ़े, मेरे पास 100 घटे। समझो इस बात को, जितना उधर बढ़ेगा उतना इधर, तो प्लस माइनस दोनों बिल्कुल बराबर होता है चार्जेस में। मतलब कोई भी चार्ज ले लो, मतलब क्या ले लो, बोलो क्यू इंटू में बोलो क्या ले लो डी, जो भी सेपरेशन है। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट बता देता हूं मैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है इज, अब वैसे तो कूलम मीटर बनती है, क्या बनती है बोलो, कूलम मीटर के कूलम में होता है, मीटर में होता है, और इसको डिबाई से भी डिनोट करते हैं। किससे बोलो, इसको इन शॉर्ट डिबाई भी लिखते हैं, ठीक है, डिबाई। क्या बोलेंगे इसको, डिबाई। तो ये मतलब कभी एमसीक्यू में रेयरली कभी बात कर ले तो मैंने आपको बस बता दिया है, अदरवाइज नहीं बात करेगा। लेकिन क्लास देखो, ये रेयरेस्ट है, ए छुट्टी नहीं है अभी, चुपचाप बैठ रहो। ये जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है रेयरेस्ट है आने के लिए, ये भी थोड़ी रेयरेस्ट ही है। लेकिन ये जो मैंने सारा यहां पर कराया ना, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे 2 मिनट का एक फाइनल रिकैप है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट गाइस। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री डायपोल मोमेंट क्या है सर, जब भी कोई मॉलिक्यूल में एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। और जब ये बॉन्ड बने हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हुई है ना, उसमें से कभी कभी कोई एक एटम जो है ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की, तो वो उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है। क्या करके बोलो, शिफ्ट। इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलो हम केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं, बोलो डायपोल मोमेंट। लक्षित नहीं है यार बात समझे। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में सब बच्चे एक बार रिवाइंड करते हैं सब चीजों को। हाइड्रोजन फ्लोरीन सिंपल एक ही बॉन्ड है, फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा हुआ है, नेट डायपोल मोमेंट बनेगा। BeCl2 में जितना क्लोरीन ने शिफ्टिंग करा अपनी तरफ, उतना इसने करा, कैंसिल्ड हो गया। आशु नहीं यार बात समझ में। BF3 के अंदर CO2 के अंदर जितना ऑक्सीजन इधर करा उतना इसने इधर करा, नेट कैंसिल हो गया। BF3 के अंदर जितना इधर इतना इधर उतना इधर, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट बीच में आ गया। अरे यार इन दोनों का नेट रिजल्टेंट बीच में आ गया, और जो बीच में आया वो उससे कैंसिल होकर इसका भी नेट बोलो कितना होता है, 0 होता है बच्चों। तो ये वाला केस भी हो गया। उसके बाद तो भैया ये तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है NH3 और NH3 का। सब बच्चे एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे सब बच्चे, कहोगे सर NH3 में जो 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से जो डायपोल मोमेंट बनता है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर है, इससे डायपोल मोमेंट ज्यादा बनती है। बट इस केस में जो क्या होता है, जो तीनों बॉन्ड डायपोल मोमेंट बनाते हैं वो लोन पेयर की डायपोल मोमेंट के बोलो क्या होती है, अपोजिट होती है। इससे कुछ डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा और इस कारण से इसमें डायपोल मोमेंट कम मिलेगा और इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया NH3 has a higher dipole moment as compared to NF3 since in NH3 the dipole moment due to all 3 NH bonds, क्योंकि जो NH3 मॉलिक्यूल है उसमें डायपोल मोमेंट होगा तीनों NH bonds की वजह से, is in the same direction to the dipole moment due to lone pair due to, but in NF3 the dipole moment due to 3 NF bonds is in the opposite direction। इंपॉर्टेंट शब्द है opposite direction, और यहां पर बोलो क्या है, same direction। opposite direction to the dipole moment due to the lone pair and hence some dipole moment is cancelled out and hence NH3 has a more dipole moment than NF3। ये लिखेंगे 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को, मिनिमम 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 नंबर में आ सकता है। अब आप मुझे बताओ जितने भी ये मैंने मॉलिक्यूल्स बोर्ड पे लिखे हैं, NF3 NH3 BF3 CO2 BeCl2 HF, इनका तो सबका समझ में आ गया ना। मोरोवर ऐड करना अपनी उसमें H2 ऐड कर लो। क्लियर होता है कि नहीं होता। अब सुन लीजिए आज की क्लास तो होती है बस समाप्त, समझ में आ गया सब बच्चों को, अक्षत क्लियर है। अब जो कल सुबह एक बार देखनी पड़ेगी सबकी, हाँ उससे पहले तो मैं निपटा दूंगा सारी, हाँ सारी निपटा। क्लास 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 बोर्ड पे बंद कर देने के बाद इसका इशू